सर वीडियो बहुत बड़ा था सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले बोल रहा हूँ कि मंडे को अपनी क्लास होने वाली थी, लेकिन पता नहीं किस लिए नहीं दी। तो उसके लिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था, सभी ने कंप्लीट कर लिया। यस सर। फिर तो देखो, हम टीचर लोग इतना सिंसियरिटी रख रहे हैं, एक भी दिन का टाइम वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर भी उतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए कि उसी दिन ढंग से कंप्लीट कर लो। अच्छे से समझ करके नोट भी कर लिया ना? यस सर। यस सर। कोई डाउट है क्या उसमें? नो सर। नो सर। सारा कर लिया होगा ना ढंग से? यस सर। तो चलो आगे बढ़ रहा हूँ यार। ये तो उसी के एक दो एग्जाम्पल थे, वो करेंगे और उसके बाद मेनली हम ग्रेविटेशन की शीट डिस्कस करेंगे। हाँ, वीडियो बड़ा तो था, 2 आवर्स का था, लेकिन मुझे सारा कराना था यार। सर वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जस्टिस नोट्स। यार मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? हम भी मतलब बिना मतलब के नहीं देते। क्लास मंडे की इन्होंने नहीं रखी, इसलिए मुझे करना पड़ा। अदरवाइज मेरा स्लॉट खाली होता तो मैं क्लास ले लेता। चलो आगे बढ़ जाता हूँ यार। बाकी सभी ने कर लिया ना उसको कंप्लीट? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे हमने पढ़ लिए, है ना? अब उसमें लास्ट एक छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन होते हैं, मतलब हमारे जमाने से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो देखो, उसमें कई बार पूछता है कि किसी वायर को खींच करके उसकी लेंथ बढ़ा दें, है ना? 9-10 में भी कई लोगों ने किए होंगे यार। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी वायर को खींच करके उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। तो हमको पूछता है कि खींच करके उसकी लेंथ बढ़ा दे तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ये पूछता है। और देखो, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना? एक तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें खींच करके लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब लेंथ 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें खींच करके लेंथ बहुत थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, मतलब 3% 4% ऐसी लेंथ में स्मॉल चेंज कर रहे हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन करते हैं। स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ गया होगा कि खींच करके अगर लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसको बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे, और अगर खींच करके लेंथ में चेंज काफी स्मॉल करें तो फिर
अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मतलब लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो या फिर बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हो। सोच सकते हो तुम? हेलो? Yes, sir. sir. लार्ज चेंज के केस में बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे और स्मॉल चेंज के केस में हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फिर चलो सबसे पहले देखते हैं कि वायर को खींच करके उसकी लेंथ काफी ज्यादा कर दें तो इसका रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, इस बार हमको दे रखा है कि कोई पतला सिलेंड्रिकल जैसे एल्यूमिनियम का कोई सॉलिड वायर है। आवाज आ रही है ना? वही एल्यूमिनियम का कोई पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है ना? और अब ऐसा कर रहे हैं कि इसको खींच रहे हैं और खींच करके इसकी लेंथ डबल कर देते हैं। बस हमको पूछा है कि खींच करके इस वायर की लेंथ डबल कर दें तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा ढंग से ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखना, तो हमको दे रखा है कि एल्यूमिनियम जैसे किसी मेटल का कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है। चलो मान लेते हैं कि शुरू में इसकी लेंथ L0 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A0 है, तो शुरू में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? रो L बाय A। तो शुरू में इसका रेजिस्टेंस रो L0 बाय A0 इतना होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर रहे हैं कि इस वायर को खींच रहे हैं, है ना? इस वायर को खींच रहे हैं और खींच करके इस वायर की लेंथ डबल कर देते हैं, है ना? तो खींच करके वायर की लेंथ डबल कर देते हैं, मतलब शुरू में लेंथ L0 थी तो 2L0 कर लेते हैं, है ना? और देखो, कोई स्मार्ट पर्सन तो फीलिंग से बोल सकता है कि खींच करके वायर की लेंथ बढ़ा देंगे तो बदले में वायर पतला हो जाएगा, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा। प्रैक्टिकली सोच सकते हो ना? Yes, हेलो? sir. तुम लॉजिकली Yes. सोच सकते हैं कि बताओ, लॉजिकली सोच सकते हैं कि खींच करके वायर की लेंथ डबल कर दें तो बदले में वायर पतला हो जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। और कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल फीलिंग से बोल सकता है कि खींच करके लेंथ डबल कर दें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। डायरेक्ट सोच सकते हैं, लेकिन एक बार मूर्खों टाइप से इसको डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है ना? तो तुम खुद बताओ कि इस बार पतला सिलेंड्रिकल, है ना? खुद बताओ कि पतला सा सिलेंड्रिकल वायर है तो सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। लिख सकता हूं मैं वही कि पतला सा सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होगा। अब ध्यान रखना, है ना? ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि खींचने के ड्यूरिंग वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ऐसा मानते हैं। सुना तुमने? तो ये ध्यान रखना अच्छे से कि ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि खींचने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। लेकिन एक बहुत राज की बात है यार, है ना? तो ध्यान रखना कि अगर इलास्टिसिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ध्यान रखना कि खींचने के ड्यूरिंग हर बार वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहता है। आगे तुम पढ़ोगे, है ना? वैसे 11th में इलास्टिसिटी में तुमने पढ़ा होगा कि खींचने या दबाने की ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व तभी रहता है जब इसका पॉइजन रेशियो 0.5 हो। ये पॉइजन रेशियो पढ़ा है क्या इलास्टिसिटी में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता भी दूंगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा कि कई लोग तो बहुत कॉन्फिडेंटली और कैजुअली बोल लेते हैं कि खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम हर बार कांस्टेंट रहता है, लेकिन ध्यान रखना हर बार कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही वर्ड में बोले होते हैं, है ना? सही वर्ड में बोले तो खींचने या दबाने के ड्यूरिंग वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट तभी रहता है जब इसका पॉइजन रेशियो एग्जैक्टली 0.5 हो, तभी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना, है ना? ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं कहा गया हो, है ना? क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, तब तो मूर्खों टाइप से यही मानेंगे कि खींचने के ड्यूरिंग कम से कम वायर का वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो तुम बताओ कि खींचने के ड्यूरिंग वायर का वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो A into L का मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट रहेगा। शक तो नहीं है? ये तो ध्यान रखना कि कुछ भी नहीं कहा गया तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि खींचने के ड्यूरिंग इस वायर का वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। और बताओ, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया A into लेंथ का मल्टीप्लाई भी कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ L को उधर ट्रांसफर करते हैं, बताओ L को उधर ट्रांसफर करेंगे तो A इक्वल टू कांस्टेंट ओपन L।
मतलब A प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो इस बार इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो तुम बताओ कि खींच करके लेंथ को डबल कर दिया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। तो शुरू में क्रॉस सेक्शन एरिया A नोट है तो बाद में A नोट बाय 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखना तुम कि अभी तो मैंने है ना, ध्यान रखना कि अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आना चाहिए। कि बताओ किसी वायर को खींच करके उसकी लेंथ डबल कर देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। बस अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो देखना है ना। चलो फालतू मूर्खों टाइप से क्यों लिखे, डायरेक्ट ही करते हैं कि अब इसका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है ना। बस हमको अच्छे पता है कि इस पतले सिलेंड्रिकल वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि इस पतले सिलेंड्रिकल वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाय ए, और हमको बताया कि इसकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। तुम बताओ कि रेजिस्टिविटी तो लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया उन पे डिपेंड करती नहीं है, मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। सही बोला ना? Yes, sir. तो Yes, हमको sir. बताया कि रेजिस्टिविटी लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया उस पर डिपेंड करती नहीं है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। तुम बताओ कि वायर को खींच देंगे तो क्या एल्यूमिनियम का वायर गोल्ड के वायर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो खींचने पर भी मटेरियल वही रहेगा, मटेरियल वही रहेगा मतलब इसकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी तो इस बार इसका जो रेजिस्टेंस है एल बाय ए पर डिपेंड करेगा। तो तुम स्मार्टली बताओ कि खींच करके उसकी लेंथ डबल कर दी है और लेंथ डबल होने पर क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा, तो उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 स्क्वायर टाइम्स मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब शुरू में रेजिस्टेंस R था तो बाद में 4R। ये तुमने फालतू लिखा, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कर लोगे ना? हेलो, Yes, sir. तो इसको जस्ट 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज करो। आगे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछूंगा उसका 1-1 सेकंड में आंसर बताना होगा। नहीं तो ढंग से देख लेना। वही मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम है, कॉपर का कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। अब क्या करें कि वायर को खींच रहे हैं और खींच करके उसकी लेंथ डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है। वही हमको पता है कि खींच करके इसकी लेंथ डबल कर देंगे तो बदले में वायर पतला हो जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा। और आगे स्मार्टली आना चाहिए, शक्ल देखते आना चाहिए कि खींचने पर लेंथ डबल कर दे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया आधा होगा। या चाहो तो गधों टाइप से कर भी सकते हैं कि बता इस वायर का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व मानते हैं तो इनटू एल का मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट रहेगा, तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो खींच करके लेंथ डबल कर देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा वो देखना है ना, तो डायरेक्ट आना चाहिए। इस वायर का रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस एल बाय ए पे डिपेंड करेगा। तो खींच करके लेंथ डबल कर दिए और ऐसा करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो रेजिस्टेंस 2 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक ना। अब एक बेवकूफ भरा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ खींच करके लेंथ डबल कर देना तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स हो जाएगा मतलब कितना परसेंट हो जाएगा बताओ? 400% हो जाएगा। तो कोई पूछे कि कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्या आंसर दोगे? 300. 300%। ये 5वीं 6ठी क्लास पास की है ना, ये परसेंटेज पढ़ा होगा, शायद 5वीं 6ठी क्लास में आता है। देखना कह सकते हैं ना, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं है ना कि खींचने के कारण लेंथ डबल क्रॉस सेक्शन एरिया आधा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब शुरू में रेजिस्टेंस R था तो बाद में कितना हो गया 4R। तो रेजिस्टेंस बढ़ा कितना है, 3R जितना बढ़ा है। 3R जितना बढ़ा है मतलब बोल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ा है, 300% बढ़ गया है। तो इजीली कर सकते हैं। देखो अब अगर ऐसे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो तुम बताओ, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करूं, जैसे इस बार इस वायर को खींच करके इसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी है, तो बताओ अब इसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? 9 टाइम। डायरेक्ट कर लोगे ना, बिल्कुल सही बोला। तो चलो एक बार लिख देता हूं मैं, है ना, एक बार लिख देता हूं कि सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार वायर को खींच करके इसका लेंथ क्या हो रहा है, वायर को खींच करके इसका लेंथ 3 टाइम्स कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा वो देखना है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बताओ खींच करके इसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो रो एल बाय ए होता है ना, लेंथ 3 टाइम्स
क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। अब कोई डराने के लिए पूछे कि रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्या लिखोगे? 800%। 800%। 9 टाइम्स हो गया मतलब R का 9R हो गया है, 8R जितना बढ़ गया है मतलब रेजिस्टेंस 800% बढ़ गया है बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक और पूछ रहा हूँ, फटाफट बताना। इस बार मान लेते हैं कोई वायर है, इसको खींच करके इसकी लेंथ को 5 टाइम्स कर दिया है, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? 25 स्क्वायर टाइम्स मतलब 25 टाइम्स। बिल्कुल सही। चलो कुछ और छोटी छोटी चीजें पूछता हूँ, है ना, स्मार्टली बताना। ये देखो इस बार भी मान लेते हैं वायर है, ढंग से बताना, ये पता चलेगा कि तुमने 5वीं 6ठी क्लास पास की है नहीं, है ना। देखो इस बार ही मान लेते हैं कि कोई कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर है, खींच करके इस बार इसकी लेंथ 30% बढ़ा रहे हैं, है ना, खींच करके इसकी लेंथ 30% बढ़ा रहे हैं, तो हमको देखना है कि रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा, वो देखना है। बताओ खींच करके इसकी लेंथ 30% बढ़ाए तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 69%। 60 तो 69। 69 सही है यार, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते क्या कुछ भी क्वेश्चन? फिर देख लेना यार, कि दुखी करने का काम, मतलब कई बच्चों ने प्रूव कर दिया कि उन्होंने 6ठी क्लास पास ही नहीं की है, डायरेक्ट इस जेई की क्लासरूम में बैठ गए। चलो देख लेना, फिर फटाफट देखना। फिर ये तो पता है ना कि लेंथ को 3 टाइम्स करें तो रेजिस्टेंस 3 स्क्वायर टाइम्स, लेंथ को 5 टाइम्स करें तो रेजिस्टेंस 5 स्क्वायर टाइम्स। वैसे इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, एक बार सुन लेना फटाफट। ये तो हमको दे रखा है, हमको दे रखा है कि इस बार भी कॉपर या एल्यूमिनियम का कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है और खींच करके इसकी लेंथ 30% बढ़ा रहे हैं, है ना, तुमको बताओ सॉरी, कि खींच करके इसकी लेंथ 30% बढ़ा रहे हैं। 30% बढ़ा रहे हैं मतलब 0.3 इतना पार्ट बढ़ा रहे हैं, मतलब बताओ शुरू में इसकी लेंथ 1L हो तो बाद में कितनी कर दी है 1.3L, इतना तो आता है ना। हेलो, Yes, sir. एक बार सुन लेना, वही कि खींच करके इसकी लेंथ 30% बढ़ा रहे हैं, 30% मतलब 0.3 इतना पार्ट बढ़ा रहे हैं, तो शुरू में इसकी लेंथ 1L हो तो बाद में 1.3L हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ कितना टाइम्स कर दी है हमने, 1.3 टाइम्स कर दी है, ठीक है। बस तुम बताओ कि लेंथ 1.3 टाइम्स कर देंगे तो इस मेथड से बोल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, 1.3 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, और 1.3 का स्क्वायर कितना होता है 1.69 टाइम्स हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस 1.69 टाइम्स हो जाएगा तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? हेलो, 69 ये ध्यान रखना। तो चिल्लर टाइप की चीजें मैं जिंदगी में पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ मूर्ख बच्चों ने गलत आंसर दिया था। याद रखना कि लेंथ 30% बढ़ा रहे हैं मतलब 1.3 टाइम्स कर रहे हैं, लेंथ 1.3 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस 1.3 का स्क्वायर मतलब 1.69 टाइम्स हो जाएगा। 1.69 टाइम्स हो जाएगा तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 69% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इज्जत मत डुबाना, ढंग से बताना। इस बार खींच करके मान लेते हैं कि लेंथ 40% बढ़ा रहे हैं, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा? 96 छठी क्लास में जो 96 पढ़ा है उसके आंसर दे रहे हो तुम सही। 96 96% ये होगा, ठीक है। फटाफट कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ कि खींच करके इसकी लेंथ 40% बढ़ा रहे हैं, 40% बढ़ा रहे हैं मतलब 0.4 इतना पार्ट बढ़ा रहे हैं, तो पहले लेंथ L थी तो अब कितनी हो जाएगी 1.4L। मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ 1.4 टाइम्स कर रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1.4 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा मतलब 1.96 टाइम्स हो जाएगा। 1.96 टाइम्स हो जाएगा तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 96% बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछो कि खींच करके लेंथ 20% बढ़ाए तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा? 40%. कितना परसेंट? 44%. कोई महान इंसान दूसरे ग्रह का प्राणी है वो 40% बोल रहा है। चलो देख लेना, आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ रहा हूँ।
देखो अभी जो क्वेश्चन के थे उसमें तो लेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा रहे थे, ध्यान दे रहा कि अभी तक तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें खींच करके लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें खींच करके लेंथ को बहुत थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल तो यही चीज है यार, मतलब प्रैक्टिकली क्या लेंथ 2 टाइम्स हो सकती है क्या? थोड़ी सी चेंज होती है ना। वही जब मेन पार्ट पे आते हैं, है ना, अभी तक तो लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे, लेकिन अब मान लेते हैं कि खींच करके इसकी लेंथ में बहुत स्मॉल चेंज हो तो रेजिस्टेंस में कितना % चेंज होगा वो देखना है। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्ट ही करते हैं, फालतू का कचरा करने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट ही करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो इस बार भी मान है ना, इस बार भी मान लेते हैं कि मेटल का कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है, सॉरी यार, है ना, वही इस बार ही मान लेते हैं कि मेटल का कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है ना। अब ऐसा करें कि इस वायर को भी हम खींच रहे हैं और इस बार खींच करके इसकी लेंथ 3 टाइम्स नहीं कर रहे हैं, 3% बढ़ा रहे हैं, सुना ना, वही की इस बार भी इस वायर को खींच रहे हैं और खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ा रहे हैं। बताओ 3% तो बहुत स्मॉल होता है ना, मैंने बताया था कि 10% से कम चेंज हो तो उसको स्मॉल चेंज बोल लेते हैं। तो बस खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत स्मॉल बढ़ा रहे हैं। तो हमको देखना है कि अब इसका रेजिस्टेंस कितना % बढ़ेगा वो देखना है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो वही हमको दे रखा है कि एल्यूमिनियम, सॉरी इस बारे में हमको दे रखा है कि एल्यूमिनियम का कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है, इसको खींच रहे हैं और खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ा रहे हैं। तो तुम स्मार्ट ही बताओ, है ना, स्मार्ट ही बताओ कि लेंथ 3% बढ़ा रहे हैं, इधर लिख देता हूँ, सॉरी, बताओ खींच करके लेंथ 3% बढ़ा रहे हैं ना, 3% का मतलब 0.03 इतना पार्ट बढ़ा रहे हैं। मतलब शुरू में लेंथ 1L थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 1.03L हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि खींच करके लेंथ को 1.03 टाइम्स कर रहे हैं। कोई शक तो नहीं है? हेलो, नो सर। No, कितना परसेंटेज आता होगा कि खींच करके लेंथ को 3% बढ़ा रहे हैं, मतलब 0.03 इतना पार्ट बढ़ा रहे हैं। तो पहले लेंथ 1L थी तो बाद में 1.03L हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ को 1.03 टाइम्स कर रहे हैं। तुम बताओ कि खींच करके लेंथ 1.03 टाइम्स कर देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/1.03 टाइम्स। सही है ना? हेलो हेलो, Yes, sir. तो अभी हम देख चुके हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन है कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि पॉइजन रेशियो 0.5 है, मतलब वॉल्यूम कंजर्व रह रहा है। तो वॉल्यूम कंजर्व रहे तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि खींच करके लेंथ 1.03 टाइम्स कर दिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक, ये क्या हो रहा है यार, है ना, खींच करके लेंथ 1.03 टाइम्स कर दिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शन एरिया 1/1.03 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाय ए। और स्मार्ट ही बताओ कि खींच करके लेंथ तो 1.03 टाइम्स कर दिए और ऐसा करने पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1/1.03 टाइम्स हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा बताओ, 1.03 का स्क्वायर। बताओ, ये तो हमने बेवकूफी की नहीं यार, ये तो बेवकूफी की तो पहले भी देख चुके हैं कि लेंथ को 3 टाइम्स करें तो, है ना, पहले ही देख चुके हैं लेंथ को 4 टाइम्स करें तो रेजिस्टेंस 4 स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। वैसे यहाँ लेंथ को 1.03 टाइम्स किया है तो रेजिस्टेंस 1.03 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 1.03 का स्क्वायर निकालना है। तो स्मार्ट ही बताओ कि 1.03 का स्क्वायर निकालने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। सही है ना? तो तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि 1.03 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.03 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब बताओ कि जो 0.03 है वो 1 से बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx, तो 1 प्लस n का काम 2 और x का काम 0.03। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.06 टाइम्स। बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस 1.06 टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ कितना % बढ़ जाएगा, 6% बढ़ जाएगा, ये बोल सकते हैं। बहुत 1 मिनट पे समराइज करो, सुन लेना, आगे शक्ल देखते होना चाहिए ना। तो इस बार भी कोई वायर है और खींच करके इसकी लेंथ को
हल्का सा 3% बढ़ा दिया है, रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा वो देखना है ना, तो फटाफट कर सकते हैं। ये बताओ वायर को खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ा दी, मतलब 0.03 इतनी बढ़ा दी है, पहले 1 L थी तो बाद में 1.03 L, मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ 1.03 टाइम्स कर दी है। बस खींच करके लेंथ 1.03 टाइम्स कर देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया 1/1.03 टाइम्स हो जाएगा, है ना। बस बताओ कि रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होता है ना, लेंथ 1.03 टाइम्स, क्रॉस सेक्शन एरिया 1/1.03 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 1.03 टाइम्स का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसके स्क्वायर के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, 1.03 को 1 प्लस 0.03 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बस बताओ, अब बाइनोमियल लगा सकते हैं ना, ये बहुत ही स्मॉल है तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस n की जगह 2 और x की जगह 0.03, तो 1.06 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 1.06 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा बताओ, 6% बढ़ जाएगा, है ना। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना कि अब इस टाइप के भी क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट आना चाहिए, तो ध्यान रखना, है ना। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि खींच करके अगर लेंथ पे बहुत स्मॉल चेंज करें, ध्यान से सुना, कि बता खींच करके लेंथ पे बहुत स्मॉल चेंज करें तो फिर रेजिस्टेंस में चेंज के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। और बताओ बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा मतलब तो बोल सकते हैं कि लेंथ को जितना परसेंट बढ़ा है रेजिस्टेंस उसका डबल परसेंट बढ़ेगा, सही है ना। हेलो, ये डायरेक्ट आना चाहिए कि Yes, स्मॉल sir. चेंज करें तो स्क्वायर करने पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो पावर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्मॉल चेंज हो तो लेंथ को जितना परसेंट बढ़ा है रेजिस्टेंस उसका डबल परसेंट बढ़ेगा। मतलब बताओ खींच करके लेंथ को 1% बढ़ाए तो रेजिस्टेंस 2% बढ़ेगा, खींच करके लेंथ को 5% बढ़ाए तो रेजिस्टेंस 10% बढ़ेगा, हो जाएगा। Yes, sir. तो चलो अब इसके रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एक सेकंड में आंसर देना, देखते हैं कितनी बुद्धि है। ठीक है, तो देखो इस बार मान लेते हैं कि खींच करके वायर की लेंथ को 1% बढ़ाया है ना, सॉरी, इस बार मान लेते हैं कि खींच करके वायर की लेंथ को 1.5% बढ़ाया है, तो हमको देखना है इसका रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा। डायरेक्ट आंसर बताओ, 3%. 3%। ये तो पता है, स्मॉल चेंज करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो उसमें पावर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब खींच करके लेंथ को 1.5% बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस डबल परसेंट बढ़ेगा, मतलब 3% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये खींच करके वायर की लेंथ को हमने 4.5% बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस 9%. है ना, मैंने बताया था 1 मिनट कि 10% से कम जो हो उसको स्मॉल चेंज बोल लेते हैं। तो उस लेंथ को 4.5% बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डबल परसेंट बढ़ जाएगा, मतलब 9% बढ़ जाएगा। अब सावधानी से आंसर देना जैसे इस बार मान लेते हैं कि खींच करके लेंथ को 10% बढ़ाया है, 21. करके लेंथ को 10% बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन है 20% और बी ऑप्शन है 21%। 21. 21. इसको भी कर सकते हैं, तुम बताओ कि इस बार खींच करके इसकी लेंथ को 10% बढ़ाया है तो 10% से कम चेंज हो तब तो स्मॉल बोल लेते हैं, लेकिन 10% है उससे ज्यादा हो तो फिर उसको स्मॉल नहीं बोल सकते, है ना। 10% है उससे ज्यादा हो तो उसको स्मॉल नहीं बोल सकते। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा, अब बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे, और वो पहले हम अच्छे से कर चुके हैं। जैसे हमको पता है कि लेंथ को 10% बढ़ा रहे हैं ना, आवाज नहीं प्लीज, 10% बढ़ा रहे हैं मतलब 0.1 इतना पार्ट बढ़ा रहे हैं, तो पहले लेंथ 1 L थी तो 1.1 L, मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ कितने टाइम्स हो गई है, 1.1 टाइम्स हो गई है। बस लेंथ इतने टाइम्स हो जाएगी तो रेजिस्टेंस 1.1 का स्क्वायर टाइम्स मतलब 1.21 टाइम्स हो जाएगा, और 1.21 टाइम्स हो जाएगा तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा बताओ, 21% बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। कर लोगे ना। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो बिल्कुल भरा है लेकिन फिर भी झेल लेना, क्योंकि खींच करके लेंथ को 20% बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा बताओ, 40% या 44%। 44. कर सकते हैं, सही है। खींच करके लेंथ को 20% बढ़ा रहे हैं मतलब 0.2 इतना बढ़ा रहे हैं, पहले लेंथ 1 L थी तो 1.2 L हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब कि लेंथ 1.2 टाइम्स करें
तो रेजिस्टेंस 1.2 का स्क्वायर मतलब 1.44 टाइम्स हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस 44% बढ़ जाएगा। तो ये तुम इजीली कर सकती हो, ठीक है। लेकिन भूलना मत, याद रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि इन सारे क्वेश्चंस में है ना, इन सारे क्वेश्चन में हमने मूर्खों टाइप से यही माना है कि इस वायर का, सॉरी, सारे क्वेश्चन में हमने बाय डिफॉल्ट यही माना है कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग वायर का वॉल्यूम कंजर्व रह रहा है, और वॉल्यूम कंजर्व तभी रहता है जब पॉइजन रेशियो 0.5 हो, वो अंडरस्टूड होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाता हूँ, नोट करने के लिए मैं वापस पीछे आऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक। तो देखो अभी तक तो हमने, है ना, सॉरी कि अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमको कुछ भी नहीं दे रखा था, तो मूर्खों टाइप से मानते थे कि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा और वो तभी रहता है जब पॉइजन रेशियो 0.5 हो। लेकिन चलो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं, उससे डिफरेंट है, और तुरंत पता चल गया कि पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं है, कोई डिफरेंट है। तो इसमें क्या वॉल्यूम कंजर्व रहेगा क्या? No, sir. नहीं रहेगा। इसमें वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो इसमें हमको इलास्टिसिटी के कंसेप्ट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार पॉइजन रेशियो का कंसेप्ट बताया था। कई बच्चों ने इलास्टिसिटी में नहीं पढ़ा होगा, बाकी एनसीईआरटी की बुक में तो लिखा हुआ है इसका, ग्रीन इंक में इसका कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन करने के पहले फटाफट पॉइजन रेशियो का कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इस बार ही मान लेते हैं कि, है ना, इस बार ही मान लेते हैं कि कोई पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, दिख रहा होगा शायद, ठीक है। मान लेते हैं कोई पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, उसको ऐसे खींच रहे हैं, तो हमको प्रैक्टिकली पता है कि बताओ खींचेंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन बदले में वायर पतला हो जाएगा, मतलब उसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी। सही बोला ना? Yes, sir. हमको फीलिंग से पता है कि किसी वायर को खींच लेंगे, किसी वायर को खींचेंगे तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन बदले में वायर पतला हो जाएगा, तो उसके कारण इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि इसमें चेंज इन लेंथ अपन इनिशियल लेंथ जो होती है उसको तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना तुम कि बता खींचेंगे लेंथ बढ़ जाएगी ना, तो ध्यान रखना कि लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज होता है, मतलब चेंज इन लेंथ अपन इनिशियल लेंथ, इसका जो रेशियो होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। और ऐसे क्रॉस सेक्शन रेडियस में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, मतलब dr/r जो होता है उसको ट्रांसफर स्ट्रेन बोलते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? No, हेलो, sir. फिर से बोलो कि किसी वायर को खींचेंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन बदले में वायर पतला हो जाएगा, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी। तो ध्यान रखना कि लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, ध्यान रखना कि लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और क्रॉस सेक्शन रेडियस में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है उसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, मतलब चेंज इन लेंथ अपन इनिशियल लेंथ होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और क्रॉस सेक्शन रेडियस में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, मतलब चेंज इन क्रॉस सेक्शन रेडियस अपन इनिशियल क्रॉस सेक्शन रेडियस, इसका जो रेशियो होता है उसको ट्रांसफर स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन इधर माइनस आएगा यार, तुमको बताओ कि लेंथ बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शन रेडियस घटेगा, और घटेगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे? -dr। शक तो नहीं है? No, sir. तुमको पता है कि खींचेंगे लेंथ बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शन रेडियस घटेगा, घटेगा इसलिए इस बार dr की जगह -dr शब्द का यूज करते हैं। बस खींचेंगे तो लेंथ पे फ्रैक्शनल चेंज होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और क्रॉस सेक्शन रेडियस में जो फ्रैक्शनल चेंज होगा उसको ट्रांसफर स्ट्रेन बोलेंगे। अब चलो तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ जो ट्रांसफर स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। तुम खुद बताओ कि बताओ वायर को जितना खींचेंगे, मतलब लेंथ जितनी बढ़ाएंगे उतना ही पतला होता जाएगा। प्रैक्टिकली बोल सकते हैं ना? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. तो हम प्रैक्टिकली, आवाज नहीं प्लीज, हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि खींच करके वायर की लेंथ जितना बढ़ाओगे उतना ही वायर पतला होता जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफर स्ट्रेन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं, और मैंने तुमको कई बार बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। पॉइजन मतलब जहर मत समझना, कि पॉइजन एक बहुत महान साइंटिस्ट था जिसका आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसमें इसकी कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक है। तो याद रखना कि वायर को जितना खींचेंगे उतना ही पतला होता जाएगा, मतलब ट्रांसफर स्ट्रेन जो है वो
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शन होगा। इक्विटी चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको पॉइजन रेशियो न्यू बोलते हैं। चलो वैल्यू रखते हैं। तो हमको अच्छे है ना, हमको अच्छे पता है कि ट्रांसफर है ना, हमको अच्छे पता है कि ट्रांसफर स्ट्रेन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन रेडियस में कमी मतलब माइनस dr/r इक्वल टू पॉइजन रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को dl/l। ये इसका कंसेप्ट है, कभी भूलोगे तो नहीं आप? हेलो, नो सर। डायरेक्ट कह रहा था ट्रांसफर स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ट्रांसफर स्ट्रेन इक्वल टू पॉइजन रेशियो न्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो ट्रांसफर स्ट्रेन को माइनस dr/r इक्वल टू न्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को dl/l, जहां न्यू एक कांस्टेंट होता है जिसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं। और ध्यान रखना कि जो पॉइजन रेशियो है वो भी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ना। तो ये हमने देख लिया है। अब चलो एक बार वो भी राज जो था उसको भी मैं एक बार खोल लेता हूँ। तो मैंने अभी तुमको बताया था, है ना, अभी तुमको बताया था कि खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व तभी रहता है जब पॉइजन रेशियो 0.5 हो। तो एक बार चलो देख लेते हैं कि खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व कब रहेगा, वो देखते हैं। आवाज आ रही है? Yes, sir. वही एक बार देख लेते हैं कि खींचने की ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व कब रहता है, वो देख लेते हैं। फटाफट देखना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है, चलो इसकी लेंथ L और क्रॉस सेक्शन रेडियस R मान लेते हैं। अब इसको हम खींच रहे हैं तो हमको प्रैक्टिकली पता है ना, तो हमको प्रैक्टिकली पता है कि खींचेंगे तो इसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन बदले में वायर पतला होता जाएगा, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस घटेगी। तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, बताओ पतला सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ मतलब πr²L। ठीक लिखा है ना? हेलो, Yes, sir. पतला सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो πr² इनटू L हो गया। बस हमको देखना है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन रेडियस में स्मॉल चेंज के कारण वॉल्यूम में स्मॉल चेंज कितना होगा वो देखना है। और ये चीज तुमने 11th में पढ़ी होगी कि कभी भी एक में स्मॉल चेंज के कारण दूसरे में स्मॉल चेंज निकालना हो तो क्या करते हैं, बताओ लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन। हेलो, पढ़ा होगा ना, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि कभी भी एक के कारण दूसरे में स्मॉल चेंज निकालना है तो सेट तरीका होता है लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन। पहले लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वॉल्यूम इक्वल टू लॉग पाई प्लस 2 log r प्लस log l। बड़ी बात तो नहीं है ना, तो लॉग ले लेंगे तो टर्म बिखर जाएगी। तो लॉग वॉल्यूम इक्वल लॉग पाई प्लस 2 log r प्लस log l, ये हो गया। लॉग ले लिया, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो तुम डायरेक्ट बताओ, है ना, डायरेक्ट बताओ कि लॉग वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो अपना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो लॉग वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू लॉग पाई कांस्टेंट और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 log r का डिफरेंशिएशन dr/r प्लस log l का डिफरेंशिएशन dl/l। सही लिखा है? हेलो, यस सर। ये करने की जरूरत नहीं थी, ये सब तुमने 11th में पढ़ा होगा, डायरेक्ट पता होगा कि स्मॉल चेंज हो तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे। डायरेक्ट पता होगा कि लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट कचरा हट जाता है और पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू dr/r प्लस dl/l, ये हो गया, है ना। अब देखो dr/r की वैल्यू रख सकते हो ना, किसी की भी रख सकते हो। चलो dr/r की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो तुम खुद बताओ, ये तुम खुद बताओ कि ये पॉइजन रेशियो वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस dr/r कितना था, न्यू dl/l, माइनस को उधर ट्रांसफर करें तो dr लिखते हैं, बताओ माइनस न्यू dl/l। सही लिखा है ना? हेलो, Yes, sir. तो dr/r को माइनस न्यू इंटू dl/l। बताओ इसमें dl/l कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी है ना, बताओ इन दोनों में dl/l कॉमन लेंगे, dl/l कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 न्यू। बस बोल सकते हैं कि खींचेंगे तो डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज या वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज इतना होगा। बस हमको देखना है कि वॉल्यूम में, है ना, सॉरी इस बार हम चाहते हैं, या लिख देता हूँ कि इस बार हम चाहते हैं कि खींचने की ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व रहे। तो वॉल्यूम कंजर्व रहे उसके लिए वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज 0 होना चाहिए। और बताओ वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज 0 होने के लिए ये 1 माइनस 2 न्यू भी 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू इक्वल टू हाफ मतलब 0.5।
ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। तो अब तो कंफ्यूज नहीं हो ना, है No, ना? sir. डायरेक्ट ध्यान रखना है ना कि खींचने के ड्यूरिंग हर बार वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहता है। खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम तभी कंजर्व रहता है जब उस मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0.5 हो। बाकी प्रैक्टिकली जो मटेरियल होते हैं उनका पॉइजन रेशियो 0.5 से कम होता है, 0.4 0.3 ऐसा होता है। और पॉइजन रेशियो 0.5 से कम होगा तो फिर खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहेगा, तब खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो मैथमेटिकली पता चल जाएगा, है ना? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. प्रैक्टिकली पॉइजन रेशियो 0.5 से कम होता है। 0.5 से कम होगा तो जो 2 न्यू है वो 1 से भी कम हो जाएगा, तो इस चीज पॉजिटिव हो जाएगी ना। और वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, बड़े से अक्षरों में लिख देता हूँ कि अगर पॉइजन रेशियो 0.5 हो तब तो खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर पॉइजन रेशियो 0.5 से कम हो तो खींचने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। हो जाएगा? तो ये कंसेप्ट पढ़ लिया। अब इस पे बेस हम असली क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना? हाँ बच्चों, थोड़ा फटाफट देखना, ठीक है? तो अब इसमें हम मेन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ध्यान से देख लेना। तो देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि मेटल से बना कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है। आवाज आ रही है ना यार? Yes, sir. Yes, sir. देख लें, आवाज नहीं। तो इस बार ही मान लेते हैं कि मेटल से बना कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है। इस सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? इस वायर का क्रॉस, सॉरी गलत बोल गया, फिर से बोल रहा हूँ यार, कि कोई मेटल से बना पतला सिलेंड्रिकल वायर है। इस क्या लिख दिया मैंने यार, है ना? गलती हो गई है। ये तो मेटल से बना कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है, उसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस हमको 1 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद इसका यंग मॉड्यूलस 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इस वायर का पॉइजन रेशियो 0.3 है, ठीक है? अब देखो, अब हम ऐसा करें कि इस वायर को खींच रहे हैं और इस वायर पर टेंशन फोर्स कितना लगा रहे हैं? 3 पाई इंटू 10⁵ न्यूटन, इतना टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? हेलो, No, sir. वायर के सारे पैरामीटर दे रखे हैं और इस वायर पर 3 पाई इंटू 10⁵ न्यूटन जितना खींचने वाला फोर्स लगा रहे हैं, मतलब टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। बस हमको पता है कि इतना खींचने वाला फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण वायर हल्का सा खींच जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि वायर के लेंथ में परसेंटेज चेंज कितना होगा, वो देखना है। और लेंथ में परसेंटेज चेंज आ गया तो फिर इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस में परसेंटेज चेंज, फिर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में परसेंटेज चेंज, और फिर इसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है ना? हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। फिर हमको दे रखा है कि मेटल से बना पतला सिलेंड्रिकल वायर है, इसके सारे पैरामीटर दे रखे हैं, है ना? इसके सारे पैरामीटर दे रखे हैं और इसको खींच रहे हैं, उस पर टेंशन फोर्स कितना लगा रहे हैं? 3 पाई इंटू 10⁵ न्यूटन, इतना टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको प्रैक्टिकली पता है कि टेंशन फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण वायर हल्का सा खींच जाएगा, सही है ना? टेंशन फोर्स लगाएंगे तो वायर हल्का सा खींच जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि खींचने के कारण इसकी लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज या लेंथ पे परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए बताओ, इलास्टिसिटी के कंसेप्ट लगाएंगे ना? हेलो, Yes, sir. खींचने के कारण इसकी लेंथ पे परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है, तो उसके इलास्टिसिटी के कंसेप्ट लगाएंगे। तो तुम खुद बताओ कि इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हैं। तो उसके लिए हम सिंपली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तुमने इलास्टिसिटी में, कौन यार, तुमने इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा कि बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। बड़ी बात तो नहीं बताई ना? No, sir. है ना? तो इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब y कांस्टेंट होता है जिसको यंग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है? चलो वैल्यू रखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो तुमको पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया
मतलब टेंशन ओपन क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या बोल सकते हैं, खींचाव ओपन इनिशियल लेंथ मतलब डीएल बाय एल लिख सकते हैं। तो इससे हम डीएल बाय एल निकाल सकते हैं ना। चलो y को उधर ट्रांसफर कर दें, बताओ, है ना। बताओ y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डीएल बाय एल कितना हो गया, एफ अपन y इतना हो गया। चलो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रखते हैं पहले एफ। तो बताओ इस, है ना, इस वायर पर टेंशन फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 5, है ना। तो वायर पर टेंशन फोर्स 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 5 अपन y इसका यंग मॉडुलस 10 टू द पावर 11 इंटू ए इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर है 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, इसका स्क्वायर कर देना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो डीएल बाय एल तुम्हारे पास आएगा 3/100, है ना। और डीएल बाय 3/100 आ गया मतलब इसकी लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, 3/100। अब हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो हम सभी को पता है कि परसेंटेज चेंज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3%। सही है ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 3%, तो हमको पक्का पता चल गया कि इस पर टेंशन फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण वायर हल्का सा खींच जाएगा। आवाज नहीं प्लीज। और हम बोल सकते हैं कि वायर की लेंथ कितना परसेंट बढ़ जाएगी, वायर की लेंथ 3% बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि खींचने के कारण इसकी लेंथ 3% बढ़ जाएगी तो क्रॉस सेक्शन रेडियस कितने परसेंट चेंज होगी वो देखना है ना। तो तुम खुद बताओ, है ना, कि हमको प्रैक्टिकली पता है कि किसी वायर को खींचते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन बदले में वायर पतला हो जाता है, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाती है। सही है ना, हेलो। Yes, sir. लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन बदले में क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी, और क्रॉस सेक्शन रेडियस कितनी घटेगी उसके लिए पॉइजन रेशियो का यूज करना पड़ेगा। बताओ इसमें अपना पुराने वाला जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? एक मिनट, मूर्ख लोग तो ध्यान देना, तुम मूर्ख लोग तो इतना बताने के बाद भी बस वही करते हैं कि लेंथ को 3% बढ़ा दिया है तो इसे पहले किया था वैसे इसका रेजिस्टेंस 6% बढ़ जाएगा। बताओ इस बार सही है गलत? गलत है। गलत है। बिल्कुल तो गलत। बताओ कि, है ना, लेंथ 3% बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस 6% बढ़ता है। वो तभी वैलिड होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, या तभी वैलिड होता है जब पॉइजन रेशियो 0.5 हो। लेकिन इस बार पॉइजन रेशियो 0.3 है, तो समझ गए कि अपने 9-10 के वो वॉल्यूम कंजर्व रखने वाले जुगाड़ काम नहीं करेंगे। इस बार तो हमको पॉइजन रेशियो से करना ही पड़ेगा। तो बस खींचेंगे तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन बदले में वायर पतला हो जाएगा, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी। और कितनी घटेगी उसके लिए वही अपना पॉइजन रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। या तो मैं छोटे बच्चों टाइप से लिख देता हूँ, हम छोटे बच्चों टाइप से लिख सकते हैं कि ये ट्रांसफर स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ट्रांसफर स्ट्रेन इक्वल टू न्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सही बोला ना, हेलो। Yes, sir. तो ये ट्रांसफर स्ट्रेन प्रोपोर्शन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ट्रांसफर स्ट्रेन इक्वल टू न्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्मार्टली बताओ तुम, ये बताओ ट्रांसफर स्ट्रेन को मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन रेडियस में कमी ओपन इनिशियल क्रॉस सेक्शन रेडियस इक्वल टू न्यू पॉइजन रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डीएल बाय एल। बस इससे हम निकाल सकते हैं। तो माइनस डी आर बाय आर इक्वल टू न्यू, तो न्यू हमको कितना दे रखा है 0.3 इंटू डीएल बाय एल, लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज मतलब 3/100। ठीक है ना, हेलो। Yes, sir. वही माइनस डी आर बाय आर इक्वल टू न्यू तो 0.3 इंटू डीएल बाय एल 3/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी आर बाय आर कितना हो जाएगा, -0। प्लीज आवाज नहीं यार। माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी आर बाय आर -0.9 ओपन 100, या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे बताओ डी आर बाय आर कितना हो गया, बताओ -0.9%। और बताओ, है ना, क्रॉस सेक्शन रेडियस में परसेंटेज चेंज -0.9% है, मतलब इसकी जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो 0.9% घट जाएगी। कह सकते हैं ना परसेंटेज चेंज -0.9% है, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस 0.9% घट जाएगी। ठीक है ना, बस क्रॉस सेक्शन रेडियस
में इतना चेंज है तो तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया में परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है। तो अब तो फटाफट निकाल सकते हैं, है ना। तो बताओ क्रॉस सेक्शन रेडियस 0.9% घट जाएगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितने परसेंट घट जाएगा वो देखना है। तो मैं लिख देता हूँ कि पतला सा सिलेंड्रिकल वायर है और तुम बताओ कि पतले से सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो बताओ रेडियस में स्मॉल चेंज के कारण एरिया में स्मॉल चेंज निकालना है तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कर लो। डायरेक्ट बताओ लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो डीए बाय इक्वल टू लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करते हैं तो पाई जैसे कांस्टेंट कचरा हट जाता है और पावर बाहर आ जाती है तो 2dr/r। ये पूरी मैंने स्टेप नहीं लिखी है, समझ जाओगे ना। Yes, हेलो, sir. Yes. तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो dA/a इक्वल 2dr/r। तुम बताओ कि dr/r -0.9% है तो सॉल्व करेंगे तो dA/a -1.8% मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया 1.8% घट जाएगा। अब चौथा और सबसे मेन पार्ट जो पूछा था वो करते हैं। बस अब हमको पूछा है कि इसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है ना। इसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है। तो आराम से बताओ कि वो तब पतला सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ρl/a। ठीक लिखा है ना। हेलो, पतला सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका रेजिस्टेंस ρl अपन a इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। बस इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया बताओ, ρ/पाई कांस्टेंट इनको अलग ही कर देते हैं, L/r² ये हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस इतना है। तो बस हमको देखना है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन रेडियस में स्मॉल चेंज के कारण रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज कितना होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि बताओ इस बार भी इन दोनों में स्मॉल चेंज के कारण रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज निकालना है। तो बताओ क्या करेंगे, लॉग लेके डिफरेंशिएट। Log लेकर differentiate. एल और आर में स्मॉल चेंज के कारण रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज निकालना है तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखने की जगह नहीं, इससे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तुम बताओ कि मैं लिख देता हूँ एक बार छोटे बच्चों से पहले लॉग लेते हैं, है ना। वैसे डायरेक्ट कोई कर सकता है कि लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dr/r इक्वल टू dl/l माइनस 2d स्मॉल r ओपन r। सही बोला ना। हेलो, Yes, sir. या मुरखोटा ऐसे कर लेता हूँ कि इन दोनों में स्मॉल चेंज के कारण रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज निकालना है तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन। लॉग लेंगे तो क्या आएगा, log r इक्वल टू log ρ/पाई कांस्टेंट है तो इस कचरे को अलग ही कर लेते हैं, प्लस log l और डिवीजन है तो इसलिए -2 log r। इतना तो आता है ना। लॉग लॉग लेंगे तो ये आएगा log r इक्वल टू log कचरा प्लस log l -2 log r ये आ गया। बस डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बताओ log r का डिफरेंशिएशन dr/r, ये कांस्टेंट है और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0। log l का डिफरेंशिएशन dl/l -2 log r का डिफरेंशिएशन dr/r ये हो गया। ठीक है ना। हेलो, बस अब सबकी वैल्यू रख सकते हो। स्मार्टली बताओ कि dl/l, है ना। तो स्मार्टली बताओ कि dl/l वैसे तो लेंथ पे फ्रैक्शनल चेंज है लेकिन इसको लेंथ पे परसेंटेज चेंज के टाइप से भी ट्रीट कर सकते हैं। कोई पाप तो नहीं है ना। हेलो, No, sir. वो 100% का मल्टीप्लाई और अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो dl/l वैसे तो लेंथ पे फ्रैक्शनल चेंज होता है लेकिन इसको परसेंटेज चेंज के टाइप से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो लेंथ 3% बढ़ रही है इससे dl/l प्लस 3% और dr/r क्रॉस सेक्शन रेडियस में परसेंटेज चेंज तो क्रॉस सेक्शन रेडियस 0.9% घट रही है इससे -0.9%। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा यार, 3% प्लस 1.8% तो कितना आ गया, 4.8%। तो इसको सॉल्व करोगे तो dr/r कितना हो जाएगा, प्लस 4.8% और प्लस 4.8% मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4.8% बढ़ जाएगा, ये बोल सकते हैं। बताओ अगर पॉइजन रेशियो 0.5 होता मतलब वॉल्यूम कंजर्व रहता तब तो इसका रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ता बताओ, 6%। सही है ना। यस Yes, sir. पॉइजन रेशियो 0.5 होता है, वॉल्यूम कंजर्व रहता तब तो इसका रेजिस्टेंस 6% बढ़ता है लेकिन इस बार 4.8% बढ़ेगा। चलो इसका वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा वो भी देख सकते हो फटाफट। तो हमको पता है पतला सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका वॉल्यूम πr² बाय l
वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसके लिए भी लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन, वही चीज डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू, डायरेक्ट कर सकते हो ना यार, हेलो गधोटे से सॉल्व भी कर सकते हो कि लॉग लेंगे तो लॉग वॉल्यूम इक्वल टू लॉग कचरा प्लस 2 log r प्लस log l, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल कांस्टेंट है और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, इसका 2 dr बाय r प्लस इसका dl बाय l, dl बाय l कितना है प्लस 3% और dr बाय r कितना है माइनस 0. इसको सॉल्व करेंगे तो डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना आ जाएगा यार, कितना आएगा 1.2 आएगा सर। हाँ, प्लस 1.2% और प्लस 1.2% में तो इसका वॉल्यूम 1.2% बढ़ जाएगा, ये कर सकते हैं, हो जाएगा। यस सर। बस ध्यान रखना तो ये करंट में जो भी प्रैक्टिकल स्टडी थी वो हमने कर ली ना, अब अगली क्लास में हम करंट का माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करेंगे। तो अपनी शीट पे आ जाते हैं यार, इसको मैं स्लाइड भेजूं तो उससे नोट कर लोगे यार, थोड़ा टाइम कम है आज। कर लेंगे। हेलो कर लोगे, सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना? यस सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं स्क्रीनशॉट के लिए पेज चेंज कर रहा हूँ, ये पहला पेज है, जिसको पर्सनली स्क्रीनशॉट लेना वो लेना, ग्रुप पे मैं शेयर कर ही दूंगा। ये आज का पहला पेज है, ले लिया? यस सर। ये आज का दूसरा पेज है, सर एक बार फर्स्ट से दिखाइए। ये आज का पहला पेज है, हो गया। ये आज का दूसरा पेज है, हो गया। ये आज का तीसरा पेज, यस सर। ले ली। ये आज का चौथा पेज ये हो गया। और ये आज का 5वां पेज। ठीक है, ठीक है, मैं ग्रुप पे तो शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। अब यार पहले ग्रेविटेशन की शीट निकाल रहा हूँ, तुम भी खोल देना, मैं स्क्रीन पर एक बार लाता हूँ। मेरे पास है ग्रेविटेशन की जगह, ग्रेविटेशन की तो शीट है ही नहीं मेरे पास। तुम्हारे पास होगी ना ग्रेविटेशन की शीट? यस सर। फिर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी तो है ही नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, बता नहीं पाऊंगा उस पे। चलो एक्सरसाइज 1 में कोई पूछना था? सभी बच्चे प्लीज ग्रेविटेशन की शीट निकाल लेना। यार मैं सभी को बोल रहा हूँ, ध्यान रखना यार कि जब भी रिवीजन करो ना, जब भी रिवीजन करो तो ग्रेविटेशन, हीट ट्रांसफर, ऐसे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है। स्कोरिंग चैप्टर होते हैं यार, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ग्रेविटेशन शायद 3 या 4 लेक्चर में अपना पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर पूछे आते हैं। तो बताओ कितना इंपॉर्टेंट हुआ। तो इस ग्रेविटेशन को अच्छे से रिवाइज करना, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे आते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेविटेशन की शीट में। एक्सरसाइज 1 में कोई पूछना है क्या? वैसे डिस्कस कर लिया था हमने, कोई पूछना है क्या? नो सर। एक्सरसाइज 1 में कर लिए थे ना सारे? यस। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यार क्लासरूम वाली क्लासेस नहीं, ऑनलाइन थोड़ा डिसिप्लिन रखना है यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेई एडवांस का जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसके दिन तुम याद करना कि जिसने रेजोनेंस की शीट नहीं की, जो शीट को इग्नोर कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, भगवान भी नहीं करा सकता है। और जिसने शीट को सिंसियरिटी से किया उसका सिलेक्शन भगवान भी नहीं रोक सकता है ना? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1 तो कर लिए थे, मैथ दो कॉलम कर लिए ना यार? यस सर। सारे रिजल्ट मैंने क्लास में बताए थे। तो चलो अब एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट में कौन सा पूछना है यार? सर 5, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देख लेना,
एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो दे रखा है। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. हाँ, देख लेना ध्यान से। इसमें हमको दे रखा है कि दो प्लैनेट है जो पतले होलोस्फीयर की फॉर्म में है ना, ध्यान से देखना। तो हमको दे रखा है, आवाज नहीं, हमको दे रखा है कि दो प्लैनेट है जो पतले होलोस्फीयर की फॉर्म में है। इसके हमको दे रखा है कि दोनों की सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया बराबर है। तो चलो इसकी भी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा और इसकी भी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, लेकिन रेडियस का रेशियो 3:4 है। मतलब इसकी रेडियस अगर 3r मान लेते तो इसकी 4r। सही बोला ना यार? हेलो, वही, ये दो होलोस्फेरिकल प्लैनेट है, दोनों की सरफेस मास डेंसिटी सेम है सिग्मा, लेकिन रेडियस का रेशियो 3:4 है। मतलब इसकी रेडियस 3r हो तो इसकी 4r होगी। बस हमको देखना है कि इनमें से किसी भी एक होलोस्फेयर के अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। सुना ना? हेलो, तुमको देखना है कि किसी भी एक होलोस्फेयर के अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। ये तो मैंने क्लास में चमका कर बताया था कि होलोस्फेयर के अंदर तो सब जगह पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है और कितना होता है KQ अपन कैपिटल R के सिमिलर माइनस GM अपन कैपिटल R। गलत तो नहीं बोला ना? हेलो, No, sir. ये तो क्लास में चमका कर बताया था कि होलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही 0 हो लेकिन पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है, और होलोस्फेयर के अंदर पोटेंशियल KQ अपन कैपिटल R, तो वैसे ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल GM अपन कैपिटल R। लेकिन इस बार हमको इसको सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा में कन्वर्ट करना है। तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, तुम स्मार्टली बताओ कि कोई भी ऐसा स्फेरिकल प्लैनेट है ना, कोई भी ऐसा स्फेरिकल प्लैनेट है तो इसकी सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है। तो उस प्लैनेट का मास कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4πr²। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. ये तो मैं जनरली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, इधर मैं जनरली सॉल्व कर रहा हूँ। फिर मान लेते हैं कोई होलोस्फेरिकल प्लैनेट है जिसका मास m और रेडियस r, तो इसके अंदर पोटेंशियल माइनस GM/r, और मास को हम क्या बोल सकते हैं? सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4πr²। तो बताओ r से r कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होलोस्फेरिकल प्लैनेट के अंदर पोटेंशियल, है ना, लेंदी एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन अंदर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? सिग्मा इंटू r के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। सही लिखा है ना? यस हेलो, वही बोल सकते हैं, है ना, कि एक r से एक r कैंसिल हो गया तो अंदर पोटेंशियल सिग्मा इंटू r के मल्टीप्लाई डिपेंड करेगा, और इस बार सिग्मा भी सेम है। तो बताओ इस बार अंदर जो पोटेंशियल है वो रेडियस r के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, ये हमने देख लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस बार हमको दे रखा है कि दो ऐसे होलोस्फेरिकल प्लैनेट है। अब देखो, अब हम क्या करें कि, है ना, वैसा करें कि दोनों होलोस्फेरिकल प्लैनेट कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर के बड़ा होलोस्फेरिकल प्लैनेट बनाते हैं। है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों होलोस्फेरिकल प्लैनेट को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके बड़ा होलोस्फेरिकल प्लैनेट बनाते हैं, और इसका भी सरफेस मास डेंसिटी उतना ही सिग्मा ही है। बस हमको देखना है कि अभी जो बड़ा प्लैनेट होगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी वो देखना है, और रेडियस आ गई तो उस पर पोटेंशियल भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि बताएं दोनों होलोस्फेरिकल प्लैनेट को अगर कंबाइन करें तो इस ड्यूरिंग प्लैनेट का मास कंजर्व रहेगा। सही बोला ना? हेलो, Yes, sir. दोनों कंबाइन करें तो इस सिस्टम का मास कंजर्व रहेगा। अब बताओ सरफेस मास डेंसिटी सेम है तो मास कंजर्व रहने के लिए सरफेस एरिया भी कंजर्व रहना चाहिए। सही है ना? बस शुरू में जितना सरफेस एरिया है बाद में भी उतना ही होगा। बोल सकते हैं ना? ये ध्यान रखना कि अगर सॉलिड स्फीयर होते तब तो मास वॉल्यूम में फैला होता, तब तो वॉल्यूम कंजर्व रहता, लेकिन होलोस्फेरिकल प्लैनेट है तो जो मास है एरिया में फैला होगा, इसलिए इस बार सरफेस एरिया कंजर्व रहना चाहिए। लिख सकते हैं ना? हेलो, Yes, sir. तो शुरू में जितना सरफेस एरिया है बाद में भी सरफेस एरिया उतना ही होगा। चलो शुरू में सरफेस एरिया, तो इनिशियली इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? 4π3r²। इस स्फीयर का सरफेस एरिया 4π4r², है ना, इक्वल फाइनल सरफेस एरिया। तो फाइनली इसकी रेडियस को मैं r फाइनल मान लेता हूँ,
तो फाइनल एक सिंगल शेल हो गया है, तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर फाइनल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे ना, हेलो, इसको सॉल्व करोगे तो आर फाइनल इक्वल टू 5 आर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आर फाइनल कितना आ जाएगा, 5 कैपिटल आर, इतना हो जाएगा। तो बस अब हमको पूछा है कि पहले स्फीयर के अंदर पोटेंशियल और ये जो नया स्फीयर बना उसके अंदर पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो हम यही देख चुके हैं। ये बताओ अंदर अगर पोटेंशियल को, है ना, हम यही देख चुके हैं। ये बताओ होलो स्फीयर के अंदर अगर पोटेंशियल देखें तो अंदर पोटेंशियल सिग्मा इंटू आर के प्रोपोर्शन होता है। इस बार सिग्मा भी सबका सेम है, तो इस बार अंदर पोटेंशियल केवल आर के प्रोपोर्शन होगा। तुम खुद बताओ, मुझ बनी बताओ कि जो पहला होलो स्फीयर है उसके अंदर पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू R1, ये नया वाला होलो स्फीयर है उसके अंदर पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू R फाइनल, तो V1 अपन V फाइनल इक्वल टू R1 अपन R फाइनल। तो R1 इसकी रेडियस कितनी है 3R, और R फाइनल जो बड़ा होलो स्फीयर बना है उसकी रेडियस 5R, ये 3/5 ये हो गया। कर लोगे? हेलो, यस सर। ये ध्यान रखना। ये अगर ये सॉलिड होते तो फिर वॉल्यूम कंजर्व लगाते, लेकिन होलो है, मास एरिया में फैला है, तो एरिया कंजर्वेशन लगा दिया। नहीं, उल्टा पूछा है, सॉरी, उल्टा पूछा है कि ये फाइनल शेल और पहला होलो स्फीयर का पोटेंशियल का रेशियो, तो वो उल्टा आ जाएगा 5/3। वो कर लोगे ना यार? सी आंसर होगा इसका। हेलो, यस सर। मैं लिख देता हूँ, फिर कोई पूछेगा कि उत्तर तो नहीं आ रहा है, सर ने क्वेश्चन गलत किया, ऐसा बोलेंगे। देख लेना, ये तो हमको पूछा है कि फाइनली जो होलो स्फीयर उसके अंदर पोटेंशियल और पहला होलो स्फीयर उसके अंदर पोटेंशियल, तो रेडियस के प्रोपोर्शन होगा, मतलब आर फाइनल ओपन R1 के प्रोपोर्शन होगा। आर फाइनल है 3R और R1, है ना, आर फाइनल है 5R और R1 3R, तो रेशियो 5/3। चलो, और कौन सा पूछना है इसमें? सर 7 नंबर देखिए तो। अब ऐसे कर लोगे ना क्वेश्चन यार? यस सर, हो जाएगा। Yes, sir. यस सर देख हो लेना। जाएगा। 7th पूछ रहे हो क्या? यस सर। हाँ, देख लेना। हाँ, देख लेना। ये तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही क्वेश्चन है यार, गलती नहीं हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही क्वेश्चन है, एक बार फटाफट देख लेना, मैं बहुत डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। देखो, इस बार भी हमको दे रखा है ना, इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई स्फेरिकल रीजन है, ठीक है ना, हमको दे रखा है कोई स्फेरिकल रीजन है जिसमें मास फैला हुआ है, लेकिन इस बार भी इसमें मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जो मास डेंसिटी है वो सेंटर से रेडियल डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो तब मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो मास डेंसिटी इक्वल टू k/r लिख सकते हैं ना? हेलो, यस सर। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी इक्वल टू k/r, ये आ गया। ठीक, बस अब हमको पूछा है कि एक्चुअली बाहर भी मास होगा, अंदर बाहर सब जगह होगा, ठीक। बस अब हमको पूछा है कि इस बार इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, है ना, वही इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लें, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो आप कर सकते हैं ना, गॉस थ्योरम से भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, है ना, किसी से भी कर सकते हैं, या अगर तुम स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल डायरेक्ट ही कर सकते हो। चलो स्मार्ट ही बताओ कि r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके कारण होगा? केवल अंदर वाले पार्ट के कारण ही होगा, बाहर वाले पार्ट के कारण तो जीरो होगा ना। हेलो, यस तो कई बार बताया था मैंने, कई बार बताया था कि r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस अंदर वाले मास के कारण ही होगा, बाहर वाले मास के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो बस स्मॉल r डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वाले मास के कारण होगा, तो तब अंदर वाला मास आ गया, तो तब r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, g अंदर वाला मास अपन r²। किसी को शक तो नहीं है? नो सर, लीव कर दीजिए, हो जाएगा, ट्राई करेंगे ये तो सर। केवल अंदर वाले पार्ट के कारण होगा। अंदर वाले पार्ट का मास अगर निकाल लिया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड g, इतने पार्ट का मास अपन r²। बस हमको r रेडियस तक इसका मास कितना होगा वो देखना है। बस मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो इतने पार्ट का मास निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। और
इंटीग्रेशन करना हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है? मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी ऐसा स्फेरिकल पार्ट हो तो तब पूरे स्फेरिकल पार्ट को पतले पतले होलो स्फीयर में बांटेंगे, है ना? गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, फटाफट ये बोल सकते हैं कि जो भी स्फेरिकल रीजन है इसको पतले पतले होलो स्फीयर में, मतलब पतले पतले छिलकों में डिवाइड करते हैं और ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, मतलब x रेडियस का और dx थिकनेस का पतला सा होलो स्फीयर लेते हैं। चलो सबसे पहले इस पत्ते से छिलके का वॉल्यूम देखते हैं। मैंने तुमको कई बार बताया था, है ना, कई बार बताया था कि इस पत्ते से होलो स्फेरिकल छिलके का वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो होलो स्फेरिकल छिलका है इसलिए सरफेस एरिया तो 4 पाई r स्क्वायर इनटू थिकनेस dr। इस पत्ते से छिलके का वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr इतना हो गया। पत्ते से छिलके का वॉल्यूम इतना आ गया, तो पत्ते से छिलके का मास भी निकाल सकते हो ना। तुम खुद बताओ कि अगर ये यूनिफॉर्म होता तो डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं, लेकिन अभी नॉन यूनिफॉर्म है तब तो और अच्छा है, तब तो यूनिटरी मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टली बताओ कि वॉल्यूम मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम k बाय r है, तो तब 4 पाई r स्क्वायर dr, इतने वॉल्यूम में कितना मास होगा, q ओपन r इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। सही लिखा है? यस सर। तो सॉरी x लिखना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, r की जगह x लिखना चाहिए, और यहाँ भी r की जगह x शब्द का यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो बस ये बोल सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम k बाय x है, तो तब 4 पाई x स्क्वायर dx, इतने वॉल्यूम में कितना मास होगा, k बाय x इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है? बताओ पत्ते से छिलके का मास इतना हो गया, तो स्मॉल r रेडियस तक टोटल मास कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन बोल सकते हैं ना कि पत्ते से छिलके का मास इतना है, तो स्मॉल r रेडियस तक टोटल मास कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन। चलो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो 4 पाई k तो कांस्टेंट है बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपन x कितना हो गया, x dx, और लिमिट कहां से कहां तक यार, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू स्मॉल r। सही बोला ना? हेलो, Yes, इसी पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू स्मॉल r। डायरेक्ट बताओ x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट रखेंगे तो r स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो बोल सकते हैं कि स्मॉल r रेडियस तक जो स्फेरिकल पार्ट है उसका मास कितना आ गया अपने पास, बताओ कितना आ गया, 4 पाई k इंटू r स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पाई k r स्क्वायर ही हो गया। बस इतने पार्ट का मास इतना है ना, बस बताओ इतने पार्ट का मास इतना आ गया, तो बताओ r डिस्टेंस पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, g, इतने पार्ट का मास अपन r स्क्वायर, और इतने पार्ट का मास हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई k r स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लोगे ना? हेलो, तो सॉल्व करेंगे तो संयोग से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटी फील्ड 2 पाई k इंटू जी ये आ गया। मतलब इस बार r वाली टर्म आ ही नहीं रही है, तो इस बार ग्रेविटी फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, हो जाएगा? यस यस सर। इस बार ग्रेविटी फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। या कोई पूछे कि r की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, तो बोलेंगे r की पावर 0 पर डिपेंड करेगा। ऐसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं ना, यस yes, इसी टाइप से तुम ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। हाँ, सर इसको इंटीग्रेशन से ही करना है, इसको इसी वाले क्वेश्चन को। यार इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना? चाहो तो ग्रेविटी फील्ड का इंटीग्रेशन करो, या ज्यादा स्मार्ट हो तो चार्ज इंटीग्रेशन से चार्ज निकाल लो और उससे ग्रेविटी फील्ड जी, इतने पार्ट का मास अपन r स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। चलो और कौन सा पूछना है? 10 नंबर। फिर मैं 7 बताया, 8 क्वेश्चन वैसे ही पोटेंशियल निकालना है, लेकिन ये याद रखना तुम, 1 मिनट, आवाज आ रही है ना? यस सर, बोलना मत कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल इतने ही पार्ट के कारण होगा, लेकिन पोटेंशियल बाहर वालों के कारण, सभी के कारण होगा, ठीक है ना? बता देते हो अच्छा। पोटेंशियल सभी के कारण होगा।
अभी कितने बच्चे हाँ, आवाज आ रही है? Yes, हेलो? sir. यस सर। एक मिनट, इसमें थोड़ा चक्कर है यार। ये तो हमने कर लिया, 7 आंसर भी आ गया। 8 क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम है यार, उसमें रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रखा है। सुना तुमने? हेलो? यस सर। पोटेंशियल निकालने में गड़बड़ है कि इसमें इन मूर्खों ने रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन बताओ, उत्तर मिलाने के लिए हमको यही मानना होगा कि इस बार इनफाइनाइट पर नहीं, r इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 0 माना गया है ना, वरना कोई उत्तर मिलेगा ही नहीं। तो ये थोड़ी सी इनकी गलती है। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। तो देख लेना। तो वही 7 पार्ट, सॉरी 7 क्वेश्चन था, तो उसमें 4 जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इंटीग्रेशन करके किसी भी जनरल r डिस्टेंस, सॉरी इंटीग्रेट करके किसी भी जनरल r डिस्टेंस पर ग्रेविटी फील्ड तो हमने निकाल लिया, और हमने देख लिया कि सॉल्व करने पर लकीली ग्रेविटी फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म आता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये वाला जो रीजन होगा, है ना, ये वाला जो रीजन होगा उसमें ग्रेविटी फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म होगा, r पे डिपेंड करेगा ही नहीं। ये तो ग्रेविटी फील्ड आ गया, तो हमको r डिस्टेंस पर पोटेंशियल देखना है ना। तो देखो, पोटेंशियल निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो एलिमेंट लेकर के कर सकते हो, और दूसरा ग्रेविटी फील्ड का इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल निकाल सकते हो। बताओ इस बार कौन सा ज्यादा स्मार्ट रहेगा? ग्रेविटी फील्ड का इंटीग्रेशन करके बताओ। पहले पार्ट में ग्रेविटी फील्ड निकाल ही लिया है, जब मेहनत की है तो इसका फायदा भी तो उठाए, तो ग्रेविटी फील्ड से सही रहेगा। अगर एलिमेंट लेकर करोगे तो टफ हो जाएगा। बताओ, ग्रेविटी फील्ड केवल इतने ही पार्ट के कारण होगा, लेकिन पोटेंशियल तो बाहर वालों के कारण भी होगा ना। हेलो? यस सर। तो एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। x इक्वल टू 0 से स्मॉल r के लिए तो बाहर वाला पॉइंट है, तो g dm अपन स्मॉल r आएगा। लेकिन x इक्वल टू r से x टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए देखें तो फिर उनके लिए अंदर वाला पॉइंट होगा, तो g dm ओपन x ये आ जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इससे ध्यान रखना, इस बार ग्रेविटी फील्ड जब निकाल ही लिया तो उसका फायदा भी उठाए ना। तो ध्यान रखना कि इस बार पोटेंशियल के लिए बेस्ट तरीका ये है कि ग्रेविटी फील्ड का यूज करें, उसका इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना। तो बस आराम से बताओ कि बताओ, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वैसे ग्रेविटी फील्ड से ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बस बुद्धि नहीं लगाएंगे, बस भगवान का नाम लेकर के ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे जनरल। तो तुम बताओ कि क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? VB माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr फ्रॉम A टू B, याद है? यस सर। हेलो? Yes, sir. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसा होता है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का भी जनरल फॉर्मूला वही होगा, बस E की जगह G डॉट dr फ्रॉम A टू B आएगा। अब इसमें G की जगह तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड लिख देंगे, मेनली A और B पॉइंट कौन से सिलेक्ट करने वो देखना है। मैंने चमका कर बताया था कि इसमें A और B पॉइंट का भी सेट कंसेप्ट होता है। तो तुम बताओ कि R इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल माना गया है, दिया गया है, तो इसको पॉइंट A, और किसी भी जनरल R डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है तो इसको B। बस भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख देंगे, तो VB की जगह R माइनस VA की जगह 0 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन G। तो होता है इस बार ग्रेविटी फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो इसको मैं क्या लिख दूं यार? C लिख दूं? हेलो? ग्रेविटी फील्ड यूनिफॉर्म, चलो मैं लिख देता हूँ 4 पाई kg लिख 2 पाई kg लिख देता हूँ। तो होता है इस बार ग्रेविटी फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म है, और कितना है 2 पाई kg इंटू dr, लेकिन मत भूलना डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा यार। तुम बताओ कि जो dr वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड होती है, लेकिन ग्रेविटी फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है, तो ये दोनों अपोजिट है, इससे माइनस आएगा, ठीक है। और लिमिट रखते हैं A की जगह r इक्वल टू 0 और B की जगह r इक्वल टू r। तो बताओ r इक्वल टू 0 पर मतलब सेंटर पर पोटेंशियल 0 माना गया है, तो LHS में तो क्या बचेगा? केवल VR इक्वल टू
इधर माइनस माइनस का प्लस 2 पाई के जी, ये सब कांस्टेंट है बाहर, और बचा ओनली डी का इंटीग्रेशन आर, अपर लिमिट रखेंगे तो आर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो पोटेंशियल आर के साथ लिनियरली बढ़ेगा। कर लोगे? हेलो, Yes, sir. तो यहाँ थोड़ा सा इनपरफेक्शन था क्वेश्चन में यार, तो ध्यान रखना कि रेफरेंस पॉइंट इन्होंने नहीं दे रखा था, तो उत्तर मिलाने के लिए मानना होगा कि इस बार सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 माना गया है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 मानते हैं, लेकिन इस बार उससे उत्तर ही नहीं आएगा, इससे करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट कौन सा 10th पूछा था ना? यस सर। Yes, sir. एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10, ये देख लेना। सर 3 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 ही तो चल रही है। 3 का बता रहे हैं। सर एक्सरसाइज 2 का 10। 2 चल रहा है। एक्सरसाइज 2 का ही 10 पूछा है ना? हाँ हाँ Yes, sir. सही है सर। हाँ देख लेना। फिक्स है। कितनी एक्सियल डिस्टेंस है यार? 2R। हाँ आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है कि देख लेना। ये देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई प्लैनेट है जो कि रिंग की फॉर्म में है, झगड़ा थोड़ी कर सकते हैं। तो हमको दे रखा है कोई प्लैनेट है और रिंग की फॉर्म में, इसका मास m और रेडियस कैपिटल आ रहे हैं, और ये प्लैनेट बहुत भारी है, इससे मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट फिक्स है। अब देखो इसके सेंटर से x इक्वल 2r, इतनी एक्सियल डिस्टेंस पर स्मॉल m मास का कोई छोटा सा पार्टिकल है, इसको भगवान ने छोड़ दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो तुम बताओ कि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स के कारण पार्टिकल पास आएगा ना? हेलो, बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये पार्टिकल पास आएगा। तो बस हमको देखना है कि ये पार्टिकल जब रिंग के सेंटर से गुजरेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो देखना है। ऐसे क्वेश्चन तो क्लास में किए थे ना, तो आराम से बताओ इसको इनिशियल और इसको फाइनल, इनिशियल से फाइनल के बीच क्या लगा देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। बताओ, पार्टिकल को छोड़ दिया है मतलब बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन। सीधे साधे बच्चों टाइप से k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल वैल्यू रखते हैं। पहले k इनिशियल, तो रेस्ट से रिलीज किया, इससे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस u इनिशियल, तो u इनिशियल क्या होगा? रिंग के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई स्फीयर नहीं है, रिंग है, तो रिंग के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? QV के सिमिलर m इंटू VG, तो m इंटू VG रिंग के कारण यहाँ पोटेंशियल, तो रिंग के कारण एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है? माइनस GM अपन सीधी डिस्टेंस रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो कितना होगा? माइनस GM अपन सीधी डिस्टेंस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x की जगह 2r का स्क्वायर ही हो जाएगा, इक्वल टू k फाइनल। तो चलो सेंटर पर इसकी वेलोसिटी v फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर प्लस u फाइनल, तो u फाइनल होगा रिंग के कारण यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो रिंग के कारण सेंटर पर भी पोटेंशियल एनर्जी qv के सिमिलर m इंटू vg, तो m तो इसका मास और vg रिंग के कारण सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस gm अपन कैपिटल आर, तो इसको सॉल्व करके तुम v फाइनल भी निकाल सकते हो जाएगा। हेलो, तो कर सकते हैं। चलो और कौन सा पूछना है? सिर्फ 14 कौन सा पूछे? 16 सर। हेलो, 14 देख लेना 16 किसी ने पूछा है? हाँ एक मिनट, सर पहली वाली स्लाइड दिखाइए ना। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर।
हाँ आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर। ध्यान से देखना, ये 16 क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन देख लेना और इम्पोर्टेंट है, इसको अपने क्लास नोट्स में लिख देना, ठीक? ऐसा है जो अपने जेई मेंस जैसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना, ठीक है? ये तो जैसे मान लेते हैं कि अर्थ है ना, केयरफुल देखना, तो मान लेते हैं कि अर्थ है और ये मून है। तो देखो सबसे पहले हमको देखना है कि अर्थ के कंपैरिजन में मून की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितने टाइम्स है। प्रैक्टिकली तो 1/6 टाइम्स होता है ना, लेकिन इस बार कितने टाइम से वो सबसे पहले हमको देखना होगा, है ना? तो देखो हमको इस बार दे रखा है कि अर्थ और मून की डेंसिटी सेम है ना, हमको दे रखा है। इस बार हमको दे रखा है कि अर्थ और मून की डेंसिटी तो सेम है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में मून की जो रेडियस है वो 1/3 है। गलत तो नहीं बोल गया? सॉरी मैं पढ़ने में गलती थी, ये तो ध्यान रखना कि सबसे पहले हमको देखना है कि अर्थ के कंपैरिजन में मून के सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितने टाइम्स होगा वो देखना है। तो प्रैक्टिकली तो मून की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड 1/6 टाइम्स होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक? तो हमको दे रखा है कि अर्थ और मून है ना, अर्थ और मून की डेंसिटी सेम है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में मून की रेडियस 1/6 टाइम्स है ना? तो अर्थ की रेडियस r हो तो मून की रेडियस r/6 टाइम्स है। डेंसिटी सेम, अरे यार 1/4 में क्या हो रहा है, बार बार पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, सॉरी यार। क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में मून की रेडियस 1/4 है, अर्थ की r तो इसकी r/4 है। तो पहले अर्थ के कंपैरिजन में मून की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितने टाइम्स होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि किसी भी प्लेनेट की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितना होता है, gm/r²। प्लीज माइक बंद रखो यार। तो हमको पता है कि किसी भी प्लेनेट की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितना होता है, gm/R² होता है, लेकिन इस बार इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। तो तुम बताओ कि सॉलिड स्फेरिकल प्लेनेट का मास क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ ये लिख सकते हैं, ठीक है? बस तुम बताओ कि सॉल्व करेंगे तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा ना, तो बताओ ग्रेविटी फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा, बताओ, रो इंटू r। सही लिखा है? हेलो, यस सर। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो r² से एक r² कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार फालतू कचरा क्यों लिखे, ग्रेविटी फील्ड किसके प्रोपोर्शन होगा, रो इंटू r के प्रोपोर्शन होगा। अब हमको दे रखा है कि अर्थ और मून का डेंसिटी भी सेम है, तो अर्थ और मून का डेंसिटी भी सेम है, तो अब ग्रेविटी फील्ड सिंपली r के प्रोपोर्शन होगा। बस तुम बताओ कि अर्थ के कंपैरिजन में मून की रेडियस 1/4 है, तो प्रोपोर्शनली ग्रेविटी फील्ड भी 1/4 होगा। मतलब अर्थ की सरफेस पर अगर ग्रेविटी फील्ड g मान लें, तो मून की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड g/4 होगा। प्रैक्टिकली तो g/6 होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में जो डेटा दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये होगा। शक तो नहीं है ना, बोल सकते हैं? No, sir. मून पर ग्रेविटी फील्ड 1/4, मतलब अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड g हो तो मून सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड g/4 होता है, ये निकाल लिया है। अब देखो, अब हमको दे रखा है ना, अब हमको दे रखा है कि अर्थ पर हमको कोई सेकेंड पेंडुलम बनाना है, ध्यान से सुना। तो हमको दे रखा है कि सबसे पहले अर्थ पर हमको सेकेंड पेंडुलम बनाना है, ठीक है? देखो ये तुमने आई थिंक सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा, है ना? तो तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा कि सेकेंड पेंडुलम एक नॉर्मल टाइप का सिंपल पेंडुलम ही होता है, लेकिन ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकेंड होता है। सुना है तुमने? यस सर। पढ़ा होगा कि सेकेंड पेंडुलम एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का सिंपल पेंडुलम ही होता है, लेकिन ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकेंड, और टाइम पीरियड 2 सेकेंड लाने के लिए इसकी लेंथ कितनी होती है, 0.996 मीटर होती है। वो तुम कर सकते हो ना? तुम बताओ कि ये जो सेकेंड पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√L/g। बताओ सेकेंड पेंडुलम होने के लिए टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड, अर्थ के लिए g की वैल्यू 9.8 रखेंगे और इस सबको सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू 0.996 मीटर ये आती है। तो ये तुमको डायरेक्ट याद रखना है ना, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान रखना है, जैसे ऑप्शन में भी दिख रहा है ना, लेकिन ये तो दे तो रखा है यार, हमको ब्रैकेट में दे रखा है, लेकिन
फिर भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान रखना कि सेकेंड पेंडुलम एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम होता है, ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकेंड, और टाइम पीरियड 2 सेकेंड लाने के लिए इसकी लेंथ होती है 0.996 मीटर, इतनी होती है ना। ये देखिए, अब चलो, अब मान लेते हैं कि इंसान मून पर पहुंच गया है ना, मान लेते हैं कि इंसान मून पर पहुंच गया। अब मून पर भी इसको सेकेंड पेंडुलम बनाना है ना, वही कि इंसान मून पर पहुंच गया, अब मून पर भी इसको सेकेंड पेंडुलम बना, क्या हो रहा है ना, मून पर भी इसको सेकेंड पेंडुलम बनाना है, मतलब ऐसा पेंडुलम बनाना है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, तो उसकी रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो कर सकते हो ना यार? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसको कर सकते हो। ये एक तो छोटे बच्चों टाइप से इक्वेशन लिख करके एक बताओ, अर्थ पर सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड, अर्थ पर सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/g, है ना, और सेकेंड पेंडुलम में से टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, फर्स्ट इक्वेशन। अब इंसान मून पर पहुंच गया, मून पर भी इसको सेकेंड पेंडुलम बनाना है, मतलब ऐसा पेंडुलम बनाना है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, तो वहां उसकी लेंथ कितनी होगी वो देखना है। बस यहाँ भी वही लगा सकते हैं। बताओ, मून पर सेकेंड पेंडुलम की लेंथ को मैं L2 बोल लेता हूँ, तो बताओ इस बार भी इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2π√L/g, तो 2π√L, तो मून पर जो सेकेंड पेंडुलम बनाना है उसकी लेंथ निकालनी है तो L2 मान लेते हैं। अपन मून पर ग्रेविटी फील्ड कितना है G/4, और बताओ मून पर भी हमको सेकेंड पेंडुलम बनाना है, मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही लेना है। इससे L2 की वैल्यू निकाल लोगे ना? हेलो, Yes, sir. हो जाएगा। क्या करोगे, दोनों के LHS सेम है तो RHS को भी सेम कर देना, सेम करोगे तो तुम्हारे पास L2 = L/4 आएगा। तो अर्थ पर सेकेंड पेंडुलम की लेंथ 0.996 है, तो मून पर सेकेंड पेंडुलम बनाना हो तो उसकी रिक्वायर्ड लेंथ 0.996/4, तो अप्रोक्सीमेटली 0.248 मीटर ये आ जाएगी, है ना। और देखो, ये तो हमने मूर्खों टाइप से, ध्यान सुना, ये तो हमने मूर्खों टाइप से डिटेल में किया है, लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट कर सकता है ना। तो तुम खुद बताओ कि सेकेंड पेंडुलम एक नॉर्मल टाइप का सिंपल पेंडुलम ही होता है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, सिंपली 2π√L/g, पता है ना कि सेकेंड पेंडुलम सिंपल पेंडुलम ही होता है जिसका टाइम पीरियड 2π√L/g होता है। तो बताओ, स्क्वायर कर देंगे तो t² = 4π²L/g, नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो L = कितना आ जाएगा, t²/4π² × g, सही लिखा है ना? हेलो, हेलो, तो सारे नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो सेकेंड पेंडुलम की रिक्वायर्ड लेंथ = t²/4π² × g। तो तुम बताओ कि 4 भी है ना बेचारा, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और सेकेंड पेंडुलम बनाना है, चाहे मून पर बनाना हो अर्थ पर बनाना हो, सेकेंड पेंडुलम बनाना हो तो उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होगा, 2 सेकेंड ही होगा। बताओ, t कांस्टेंट है, 4 पाई सब कांस्टेंट है, तो इस बार L प्रोपोर्शनल टू g। बस अर्थ के कंपैरिजन में मून पर g 1/4 है, तो सेकेंड पेंडुलम की रिक्वायर्ड लेंथ भी 1/4 होगी। अर्थ पर 0.996 है तो मून पर 0.996/4, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो जाएगा। Yes, sir. चलो, और कौन सा पूछना है? ये 15 मैंने करा दिया था क्या? यस सर। 15 मैंने बता दिया था, ओलंपियाड का क्वेश्चन। और कोई पूछना है इसमें? तो 14। 14? Yes, हेलो, sir. हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देख लेना एक बार, तो बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, गलती नहीं हो तुमसे। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि जैसे अर्थ है, चलो इसका मास m मान ले, चलो अर्थ का मास m मान लेते हैं, इसकी रेडियस R मान लेते हैं, और हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितना होता है, Gm/R²। आवाज आ रही है ना? वही, अर्थ इसका मास M, रेडियस R, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड Gm/R² होता है, जिसको इन्होंने g बोल रखा है। अब देखो, अब हमको दे रखा है कि अर्थ के चारों कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, और इसकी अर्थ की सरफेस से हाइट x है, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी?
वही इसकी अर्थ की सरफेस साइड h है, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी r प्लस एक्स, और अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसी को इसकी ऑर्बिट की रेडियस बोलेंगे। तो इसकी ऑर्बिट की रेडियस कैपिटल R प्लस एक्स होगी। तो बस हमको देखना है कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, वो देखना है। तो बताओ, वो फोर्स बैलेंस की जरूरत नहीं है ना, हमको डायरेक्ट पता है, क्लास में चमका कर बताया था कि कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट r रेडियस के स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है बताओ, √gm/r। सही है ना? हेलो, तो बोल सकते हैं कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो जाएगी, √gm/r को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस एक्स लिख सकते हैं, है ना। स्मॉल r इसके अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r प्लस एक्स। अब gm की वैल्यू देखनी है तो इसको स्मॉल g की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कैपिटल R स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लो, तो gm इक्वल टू gr स्क्वायर। तो यहाँ gm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, gr स्क्वायर ये लिख सकते हैं, तो gm की जगह g कैपिटल R स्क्वायर। तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो गई, √g/r प्लस एक्स इंटू कैपिटल R स्क्वायर का √r बाहर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, डी। ये ऐसे भी करने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है, डी आंसर हो जाएगा। यस सर। टाइम खत्म हो गया है, तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें भी मैं ग्रेविटेशन की पहले शीट पूरी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना, और उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली अपने टेस्ट के सिलेबस में तो केवल ग्रेविटेशन तक ही है, जो बाकी जो बैचेस हैं उसमें ग्रेविटेशन भी चल ही रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 बचा हुआ है। हाँ, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यार तब तक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मैं बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस की जो शीट है उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना, एक एक क्वेश्चन को ढंग से करना, ठीक है ना यार? यस सर। तो इस क्वेश्चन को ढंग से करना, ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज 3-2 सभी को करना अच्छे से। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एचएलपी में हम कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर एचएलपी करनी हो तो मैं टिक करके तुमको दे दूंगा यार, ओके सर। ठीक है? वही करना, सारे क्वेश्चन करोगे तो कर सकते हो, लेकिन टाइम का थोड़ा वेस्टेज है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन। मैं टिक करके दूंगा, वो चाहो तो तुम कर सकते हो, लेकिन टेस्ट के बाद करना है, ठीक है ना? संडे के बाद करना। तो अभी होमवर्क में लिख देता हूँ। होमवर्क में एक तो ये ग्रेविटेशन की शीट पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना? तो अगली क्लास में पहले मैं शीट डिस्कस करा दूंगा, और इलेक्ट्रो की जो कुछ बच रहा था एक्सरसाइज 2 का पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चन बच रहे थे वो करेंगे। डीपीपी में फ्राइडे या सैटरडे को डिस्कस करा दूंगा, ठीक है? अपने कहाँ तक हुआ था डीपीपी नंबर 15 तक हुआ था ना, आई थिंक। यस। तो ये डीपीपी नंबर 16 तक, अगर पीछे का कोई रह गया तो डीपी नंबर 16 तक कर लेना, लेकिन डीपीपी में सैटरडे को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? चलो, मैं आज जो क्वेश्चन डिस्कस करा है उसका स्लाइड व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, उससे नोट कर लेना, ठीक है ना? यस सर। और वो मंडे को जो मैंने दिया था रिकॉर्डेड वीडियो सभी ने कंप्लीट कर लिया? यस सर। यस सर। किसी के छूट रहा हो तो उसको कर लेना यार। हेलो सर। हाँ सर कल से रिलेटेड एक डाउट था कल का। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि वो जब रेजिस्टेंस में जब वो क्या करता है, एनर्जी लस करता है, तो वो एनर्जी क्या होता होगा, वो लस करता होगा तो उसका वेस्ट हीट के फॉर्म मैं में। बताया था ना यार, बताओ, चार्ज है ना, व्यक्ति के द्वारा चार्ज कौन सी एनर्जी लेकर के आएगा, पोटेंशियल एनर्जी लेकर के आएगा, सही बोला ना? यस सर। मैंने बताया था कि एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर वो चार्ज अकेला होता तब तो उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली कंडक्टर में चार्ज अकेला थोड़ी होता है, और भी चार्जेस होते हैं, आयंस भी होते हैं। तो होता है चार्ज जब इस रेजिस्टर वायर से गुजरेगा तो उसको टक्करों का सामना करना पड़ेगा, और टक्करों के कारण इस चार्ज की एनर्जी में लॉस होता है, इसकी एनर्जी घटती है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। और टक्करों के कारण एनर्जी में जितना भी लॉस हुआ वो किसमें कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। अच्छा। इसीलिए किसी भी रेजिस्टर में लंबे टाइम तक करंट बहे तो रेजिस्टर गर्म हो जाता है, और रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी खोज
जूल साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, रेजिस्टर में I स्क्वायर R की रेट से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? जूल्स हीटिंग बोलते हैं। ठीक है ना? ओके सर। तो ये वाली चीज मैंने पिछली क्लास में बताई भी थी। यस सर। टाइम थोड़ा कम बच रहा था, इसलिए जो रिकॉर्डेड वीडियो था उसमें भी इस चीज को मैंने डिटेल में कराया था, एग्जाम्पल भी कराए थे। कर लिए ना यस सब? सर। यस सर सब। चलो मैं फिर मीटिंग लीव कर रहा हूँ, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। बाकी ऐसे सिंसियरिटी लास्ट तक रखना है।